चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस में मैं संजय भट्ट आज एक बार पुनः फिर हाजिर हूँ लेखपाल की सीरीज में लेकर के ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में पहला टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में हम देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कार्य करता है। ठीक है, और आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हम बात करते हैं मतलब शुरुआती दौर से, जब भारत आज़ाद हुआ या उससे पहले ही। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जैसे आपने देखा तमाम सोशल मीडिया या ऐसी चीज़ें। तो जो गांव की बात हो रही है ना, तो उस आज के गांव की बात नहीं हो रही है, गांव की बात हो रही है पुराने परिप्रेक्ष्य में। गांव आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो डिजिटल गांव हो चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा जाएगा, उस वाले गांव के बारे में पूछा जाएगा जो पहले के गांव हुआ करते थे। आज बहुत सारे गांव डिजिटल हो चुके हैं, उतनी सारी सुविधाएं शहरों में नहीं है जितनी सारी सुविधाएं गांव में है। तो इसी को लेकर के आज हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले है ग्रामीण विकास एवं पंचायत। ठीक ही कहा गया कि गांव भारत गांव का देश है। तो आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है और गांधी जी भी यही कहा करते थे कि भारत गांव का देश है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती थी। उनका मानना था कि जो भारत है, उस भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव ही मूल अमूल्य निधि है। इसीलिए गांव को परंपराओं का खजाना कहा जाता है, जबकि शहरों में विविधताएं पाई जाती हैं। गांव को परंपरा का खजाना कहा जाता है, जबकि शहरों में विविधताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण समाज को लघु पैमाने का समाज कहा जाता है, ये भी आप जानिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण समाज को किस पैमाने पर नापा जाता है। तो ग्रामीण जो समाज होता है वो लघु पैमाने का समाज होता है। शहरों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है, जबकि गांव में परंपराओं के खजाने पाए जाते हैं। जो प्रवास होते हैं वो शहर से गांव की तरफ कभी नहीं होते, बहुत कम प्रवास होते हैं, जबकि गांव से शहरों की तरफ प्रवास बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लोग रोजी रोटी की कमाने के चक्कर में, जॉब की तलाश में, पढ़ाई करने के लिए, या शहर जो है, शहर में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो गांव के व्यक्तियों को आकर्षित करती हैं, अपने अट्रैक्ट करती हैं। जबकि गांव में बस केवल सांस्कृतिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ परंपराएं देखने को मिलती हैं, जबकि गांव में शहरों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कुछ शहर ऐसे हैं जो मतलब सीमावर्ती शहर हैं, गांव हैं, उन चीज़ों में। तो सीमावर्ती, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती गांव किसे कहते हैं। तो सीमावर्ती गांव उसे कहते हैं जो शहरों के किनारे या शहरों के कुछ दूरी पर बसे हुए हैं और धीरे धीरे मतलब कुछ समय बाद वो शहर में विलीन हो जाएंगे और वो वहाँ की सभ्यताएं और संस्कृतियाँ शहरों की जैसी हो जाएंगी, लेकिन जो परंपरा है वो गांव के जैसे ही रहेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि देश के 6,40,930 गांव में जो ये जो रिकॉर्ड है, ये जनगणना 2011 की है। तो और 68.84% जनसंख्या गांव में निवास करती है। जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय गाँव में जो जनसंख्या निवास करती थी वो 68.84% निवास करती। अतः तार्किक है कि ग्राम विकास की समुचित योजना के बिना विकसित देश बनने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। हम कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को विकसित देश बनना है तो गाँवों की समुचित विकास करना होगा। यहाँ जैसे पेयजल की सुविधा भी होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं तो हैं बहुत, मतलब ये नई गवर्नमेंट 2014 से जब भाजपा गवर्नमेंट आई उसके बाद से ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन उन सुविधाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, यानी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी दिखाई पड़ता है। आज़ादी के बाद से विभिन्न केंद्रीय योजनाएं चलाई गई, जैसे मतलब 5 ईयर प्लान एवं राज्य की योजनाओं में कृषि विकास एवं अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर जोर रहा है। ग्रामीण विकास को भारतीय संदर्भ में समझने हैं तो ग्राम एवं समाज से जुड़े विभिन्न तथ्यों में ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। यानी अगर हमें भारत के गांव को समझना है और उनके गांव विकास के संदर्भ को अगर हमें समझना है तो गांव, जो हमारा ग्राम है जिसे हम गांव कहते हैं, तो और जो इसका समाज है, इसके जो तथ्य हैं, इसके तथ्यों को ऐतिहासिक विकास जानना है
कि मतलब इतिहास, इस गाँव का इतिहास क्या रहा है, उसको जानना ज़रूरी है। ग्राम विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न वर्गों के बीच उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आयोग आपसे, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्राम किसे कहते हैं? तो ग्राम जो है वो आमदनी देने वाला, ऐसा गांव जो आमदनी देता है उसे हम ग्राम कह सकते हैं। जनगणना आयोग के अनुसार गांव का एक ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है। यानी जनगणना आयोग ने बताया, जो ग्राम की परिभाषा उसने दी है कि भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एसएसओ ने भी गांव की परिभाषा दी है। एसएसओ ने जो गांव की परिभाषा दी है कि वह एरिया, वो मतलब वह गांव जिसमें 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करते हो, यानी कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम निवास करते हो और 75% पुरुषों की जो आबादी है, 75% जो पुरुषों की आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हो, तो अगर उस ऐसे मतलब ये सारी विशेषताएं अगर दिखाई पड़ती हैं तो उसे हम गांव कह सकते हैं। अगर देखा जाए कि नगर किसे कहते हैं, तो नगरों की तो परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन कहीं भी गांव की परिभाषाएं बहुत नाम मात्र की परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। चाहे आप पीआईबी की डेटा उठा लीजिए, चाहे जनगणना आयोग का डेटा उठा लीजिए, चाहे एसएसओ का या रिजर्व बैंक का इंडिया का डेटा उठा लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि 15,000 या उससे कम की आबादी है तो उसे हम गाँव कह सकते हैं। अगर उससे अधिक की आबादी है तो उसे हम गाँव नहीं कह सकते। नगरों के तो मानदंड दिए हुए हैं। नगरों का जो मानदंड है उसके 3 मानदंड है। पहला मानदंड है कि जो नगर है उसकी न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। अगर 5,000 जनसंख्या नहीं है तो वो एरिया नगर नहीं हो सकता। दूसरा जो मानदंड है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी जो विशेषता है कि कम से कम 75% पुरुष आबादी, यानी कि 75% पुरुष आबादी गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्य यानी कि वो लोग कृषि कार्य ना करते हों, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य या चतुर्थ क्षेत्र के कार्य, जैसे उद्योग धंधे रोजगार नौकरी में लगे हुए हों। ठीक, तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ग्राम विकास से अभिप्राय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के बीच उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को कल्याणकारी बनाना। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का इस प्रकार विकास करना कि वहाँ के मानवीय एवं प्राकृतिक घटकों का बेहतर विकास हो सके। अभी हम आपको एक वीडियो यही डाल रहे हैं, केवल आप बताइएगा कि अगर ज़रूरत है, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे से जो अगला वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन आंसर हम आपको कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। मतलब ये मान के चलिएगा 90% क्वेश्चन आपको भी हमारे वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताने चल रहे हैं ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय कम जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जहां प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित अर्थात कृषि एवं पशुपालन की प्रधानता हो। प्राथमिक गतिविधियां यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। कृषि कार्यों की प्रधानता गांव के निर्धारण का मुख्य आधार कृषि है, यानी कि गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और उनके जीवन यापन का आधार भी कृषि ही है। अर्थशास्त्र में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र में मानते हैं। आगे है गांव की दूसरी जो विशेषता है कि कम घनत्व पाया जाता है, कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र को भी गांव का दूसरा प्रमुख आधार बताया गया है। नगरों की तुलना में गांव में लोगों की जनसंख्या बहुत कम होती है। आप देखते होंगे गांव में छोटे-छोटे पुरवे या कई पुरवे को मिलाकर के एक गांव। हाँ, एक चीज़ ये भी हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि हैमलेट किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैमलेट पुरवे को कहा जाता है। जो हैमलेट होता है वो पुरवा होता है। ठीक। दूसरी चीज़ है कि जो गाँव के लोग होते हैं उनकी प्रकृति की समीपता होती है, यानी ये प्रकृति के निकट होते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों के लोगों को शुद्ध हवा लेने के लिए पार्कों में जाना पड़ता है, लेकिन गाँव के लोग जहाँ बैठ जाएँ वहीं शुद्ध हवा मिल जाएगी। ग्रामीण समुदाय की प्रकृति से घनिष्ठता मुख्य कारण है भूमि एवं प्रकृति से जुड़ी गतिविधियाँ। गाँव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन एवं अन्य छोटे कृषि व्यवसायों पर आधारित है। अन्य छोटे कृषि व्यवसाय जैसे कोई कुटीर उद्योग में जुड़ गया है, कोई शिल्प कला जानता है, कोई पापड़ बनाना जानता है, तो यानी छोटे-छोटे गृह उद्योग भी गाँव में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के उद्योग नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बस कृषि से, और जो कच्चा माल होता है वो कृषि से मिल जाएगा, ना कि मतलब कहीं दूर से मंगाना पड़ेगा। अब आगे है ग्रामीण विकास अर्थ एवं आधार। तो ग्रामीण विकास एवं अर्थाधार में भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। जो ग्रामीण विकास है एक बहुआयामी अवधारणा है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प तक ही इसे सीमित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया हस्तशिल्प भी यहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन वहीं तक इसे केवल सीमित नहीं किया जा सकता। इसके वर्तमान वास्तविक अर्थ में ग्रामीण के लोगों यानी गांव के लोगों जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संरचनात्मक परिवर्तन करना भी शामिल है। यानी कि गांव के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन करना चाहिए। रोचक है कि ऐतिहासिक भारत में गांव के प्रकृति प्रायः आत्मनिर्भर थे। यानी कि जो गांव के लोग थे वो सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, ये स्वयं पर आत्मनिर्भर होते थे, तथा राज्य के उद्योग एवं व्यापार में इनके उत्पादों की विशिष्ट भूमिका। और जो राज्य के उद्योग एवं व्यापार होते थे वो गांव के लोगों के द्वारा ही चलाए, मतलब इनकी एक विशिष्ट भूमिका वहाँ होती थी, दिखाई पड़ती थी। विश्व बैंक के मत में ग्रामीण विकास एक विस्तृत समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने का रणनीति है। ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका, तो अगर अब देखा जाए कि तो ग्रामीण विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐतिहासिक काल में गांव आत्मनिर्भर थे, किंतु आधुनिक युग में ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भाई गांव का विकास कौन करेगा? राज्य सरकारें ही करेंगी, केंद्र सरकारें करेंगी। केंद्र सरकारें जो स्कीम लागू करेगी उसको राज्य सरकार को ही इम्प्लीमेंट करना है, राज्य सरकार में इसको सहयोग देना। ऐसे आप तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा, जैसे मनरेगा है और तमाम ऐसी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं राज्य स्तर पर या गांव केंद्र स्तर पर गाँव के लिए, यानी ग्रामीण विकास के लिए, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का सहयोग होता है। जैसे 60-40 के अनुपात में, 75-25 के अनुपात में ये योजनाएं जो चलाई जाती हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के। गांव के पुनर्निर्माण हेतु राज्य की भूमिका। अब गांव के पुनर्निर्माण के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यतः आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण की नेहरूविहीन रणनीतियों से लेकर वर्तमान में खाद्यान्न सुरक्षा योजना एवं उज्ज्वला योजना तक में ग्राम विकास के विभिन्न उपागमों को समझा जा सकता है। तो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जो योजनाएं चलाई गई ग्राम विकास के लिए, उनके विभिन्न उपागम को हम समझेंगे आगे के वीडियो में। देश में गांव की आत्मनिर्भरता को नष्ट करने में ब्रिटिश शासनकाल में अपनाई गई औपनिवेशिक नीतियां अधिक उत्तम। यानी जो गांव, हमारे गांव, जो भारत के गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, इनको नष्ट करने में नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी ब्रिटिशों की, यानी अंग्रेजों की। अब आगे आपको देखना है कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन के आधार। तो औद्योगिक क्रांति, आधुनिक तकनीकी विकास ने संपूर्ण देश के परंपरात्मक ढांचे को परिवर्तित कर दिया। परंपरागत आदर्श, मूल्य, विचार, कार्यप्रणाली आदि में काफ़ी बदलाव आया है।
स्वतंत्रता के पश्चात यातायात संचार के साधन में वृद्धि, सूचना एवं तकनीकी के विस्तार एवं भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण गांवों के जीवन में भी संरचनात्मक बदलाव आए हैं तथा विकास की गति तीव्र हुई। यानी भूमंडलीकरण, जिसे आप वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आज़ादी, जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। यातायात का विकास हुआ, संचार के साधन में वृद्धि हुई, सूचना एवं तकनीकी का विस्तार हुआ। तो इसलिए अब हमारे गांव में संरचनात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये तो बार बार हर जगह आप जानते हैं। आज़ादी के बाद विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रम के बावजूद भी अभी भी अधिकांश भारतीय गांव पिछड़े हुए हैं तथा उनके कृषि पर निर्भरता बनी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बावजूद भी अधिकांश गांव ऐसे हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, जहां तक विकास कार्यक्रम अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं तथा उनका कृषि पर निर्भरता बनी हुई है। आज हमारा प्रदेश गेहूं, गन्ना, मेंथा ऑयल, आम, आंवला, मटर, चीनी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि निम्न में से गेहूं के उत्पादन में यूपी किस स्थान पर है, गन्ने के उत्पादन पे, आलू के उत्पादन पे, आंवले के उत्पादन में। और आंवले के उत्पादन में आपको बताएं कि आंवले के उत्पादन में देश में प्रदेश का जो सबसे अग्रणी जिला है वो प्रतापगढ़ है। ठीक है, आगे है विकास में पंचायतों की भूमिका, यानी कि गांव के विकास में पंचायत की क्या भूमिका है। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। ग्राम स्वराज के पक्षधर गांधी पंचायतों यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा असली स्वराज लाना चाहते थे। जो गांधी जी थे वो पंचायतों के पक्षधर थे और वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे और इन्हीं सब के द्वारा वो असली स्वराज लाना चाहते थे। गांधी विकास मॉडल में गांव, गरीब यानी अंत्योदय, ग्रामीण उद्योग, ट्रस्टीशिप और सर्वोदय पर जोर दिया गया। नेहरू विकास जो मॉडल था, नेहरू विकास मॉडल में राष्ट्रीयकरण और औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। यानी जो नेहरू जी का जो विकास मॉडल था उनमें राष्ट्रीयकरण और औद्योगिकरण को प्राथमिकता दिया गया के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं समाजवादी विकास की नीति पर काम किया गया। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानून तथा भूमि सुधार, पंचायतें जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसमें से जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी और भूमि सुधार और पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हम इन सभी टॉपिकों पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ज़रूरत है वीडियो की, तो हम और अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। बस हमें आपका कुछ चाहिए नहीं, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये हमारा वीडियो एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा आत्मबल और ऊंचा हो और फिर हम और आगे और अत्यधिक वीडियो बनाएं। छोटे से संसाधन में हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो। पिछड़े वर्गों एवं गरीबों के हितों में आरक्षण एवं सब्सिडी प्रारंभ की गई, जो आज भी उदारीकृत एवं समावेशी विकास मॉडल में जारी है। पंचायत प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लागू किया गया। मनरेगा काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय मनरेगा में किया गया। का प्रबंधन दायित्व पंचायतों के पास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून, ये 12 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। इसमें 67% जनसंख्या, 75% ग्रामीण और 50% शहरी को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये के देने का प्रावधान है। कुछ प्रांतों में ही यह लागू है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में यह लागू किया गया था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा आपके पेपर में, आने वाले लेखपाल के पेपर में। हरित क्रांति, क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन है। क्रांति का नाम, संबंधित उत्पाद और क्रांति से जुड़े व्यक्ति। तो प्रोटीन क्रांति, उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी संचालित से दूसरे ग्रीन क्रांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा निर्देशित। पीली क्रांति, तेल बीज उत्पादन विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी, ये इसके क्षेत्र में यानी पीली क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं ये सैम पित्रोदा हैं। काला क्रांति पेट्रोलियम उत्पादों से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। ब्राउन क्रांति चमड़ा, कोको, गैर परंपरागत उत्पाद। गोल्डन फाइबर यानी जूट से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल, शहद उत्पादन, बागवानी विकास। निरफक तुतेज है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, झींगा मछली उत्पादन। ये इसके जो इनसे जो जुड़ा नाम है वो दुर्गेश पटेल जी का है। सदाबहार क्रांति कृषि जैव तकनीकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, इंदिरा गांधी। रजत फाइबर क्रांति कपास। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, विशाल तिवारी। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नार्मल बोलांग। और भारत के संदर्भ में MS स्वामीनाथन, विलियम गॉड UK के संदर्भ में। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन वर्गीज कुरियन जी का है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन हम आपको यहाँ आज बताए। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।